छात्रों और मित्रों, आपका आपके कृष्णा कोचिंग आजमगढ़ के इकोपंथी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो डेमोग्राफी है उससे संबंधित प्रश्न सॉल्व करेंगे, कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो आपके नेट और पीजीटी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से देखिएगा और जो मेन टॉपिक होगा उसको लोग राइट डाउन करिएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए आपका कुछ एक डेमोग्राफिक से रिलेटेड हम एक देखिए इसमें देखिए दो चित्र बने हुए हैं। एक भारत की जनगणना लिखा हुआ सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ठीक है, इससे दो प्रश्न बनते हैं आपका। पहला पूछेगा कि 2011 का भारत की जनगणना के तहत उसका थीम क्या है। तो इसमें देखिए लिखा है आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसमें लिखा हुआ है आवर सेंसस आवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, ये पूछता है कभी कभी। और पूछ देगा ये किस मंत्रालय के तहत है, तो ये होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय से रिलेटेड है। ठीक है ना। इसकी ऑफिस क्या है, देखिए लिखा रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इससे दो प्रश्न आपके बनेंगे। एक थीम पूछेगा और पूछेगा किस मंत्रालय का अधीन काम करता है। दूसरा देखिए एक है एसआरएस बुलेटिन। ये है एसआरएस बुलेटिन। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। एसआरएस बुलेटिन पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है। एसआरएस मतलब सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत काम करता है। ये अभी हाल ही में एक बुलेटिन जारी हुआ है मई में 2022, जबकि इसकी गणना 20 की है। इसमें देखिए कुछ चेंजेज हुए हैं। एक ये चेंज हुआ है आपका जो है बर्थ रेट। बर्थ रेट जो है आपका 19.5 है। बर्थ रेट आपका 19.5 है। ठीक है, और डेथ रेट जो है वो 6 है। डेथ रेट 6.0 है। और आई एम आर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये पूछेगा। ये आपका 28 है। ये पिछले वाले में 30 था, अब घट के 28 हो गया है। IMR आपका 28 है। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। SRS बुलेटिन का इस पर एक अलग वीडियो हम आपको बनाएंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे हम लोग देखते हैं डेमोग्राफिक से रिलेटेड मेन मेन क्वेश्चन जो हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन निराशावादी अर्थशास्त्री है। ठीक है, तो निराशावादी कौन है, रॉबर्ट माल्थस। इसका आंसर है आपका रॉबर्ट माल्थस। तो आप जानते हैं रॉबर्ट माल्थस ने अपनी एक किताब लिखी थी 1798 में। उस किताब का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना, फिर से बात बोल देते हैं हम। 1798 में लिखे हैं, 1798 पूछता है कभी कभी। ठीक है, 1798 में। ठीक है, इनके किताब का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, तो रॉबर्ट माल्थस पहले का होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, माल्थस के अनुसार खाद्यान्नों की पूर्ति ठीक है ना बढ़ती है, किस दृष्टिकोण से बढ़ती है, अंकगणितीय रीति से, ज्यामितीय रीति से, अर्थशास्त्रीय रीति से, कि नैसर्गिक रीति से। ठीक है, तो देखिए आप लोग को याद होगा, तो माल्थस ने बताया था कि जो है आपकी जनसंख्या है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ज्यामिति का मतलब गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर मतलब एक हो गया, दो हो गया, दो दूनी चार हो गया, चार दूनी आठ हो गया, दूनी 16 हो गया, इस तरह से बढ़ती है। ठीक है, जबकि जो है और खाद्यान्न की पूर्ति कैसे बढ़ती है, तो आपके खाद्यान्न की पूर्ति जो अंकगणितीय दृष्टि से, यानी दूसरे भाषा में कहते हैं समांतर श्रेणी, मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, मतलब सीरियल वाइज बढ़ता है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। तो इसका आंसर होगा अंकगणितीय, क्योंकि खाद्यान्न की पूर्ति पूछा है। तो खाद्यान्न की पूर्ति अंकगणितीय कहिए आप, या तो आप कहिए समांतर श्रेणी भी दे देता कभी कभी। ठीक है, सब कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के जनक। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये है एडविन केनन। एडविन केनन सी। पहला क्वेश्चन देखिए, जनसांख्यिकी संक्रमण में जनसंख्या विस्फोट की शुरुआत को इंगित करने वाली अवस्था है। अवस्था 1, अवस्था 2, अवस्था 3, अवस्था 4। तो हम लोग जानते हैं जनसांख्यिकी संक्रमण का जो सिद्धांत है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले दिए थे वॉरेन थॉम्सन, जो इसके प्रतिपादक हैं। ठीक, लेकिन इसको व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से जो है 1945 में फ्रैंक नोटेस्टिन ने प्रतिपादित किया था। तो इसको 3 अवस्था में बांटा गया था। ठीक है, पहला क्या होगा, ऊंची जन्म दर, ऊंची मृत्यु दर। ठीक है, और दूसरा क्या होगा,
ऊंची जन्म दर, निम्न मृत्यु दर। तीसरा है दोनों निम्न हो जाएगा, निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। ठीक है, तो जनसंख्या विस्फोट कब होगा? जब दोनों तेजी से बढ़े, उच्च, ठीक है ना, वो जन्म दर ज़्यादा हो, मृत्यु दर कम हो, तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। यानी इसका आंसर है अवस्था 2। ठीक है, प्रश्न 5 देखें, तो चौथा का आंसर बी हो गया, अवस्था 2। अगला प्रश्न है, माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत कब दिया? तभी आपको बताए थे 1798 में किताब लिखे थे, एन एस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, एन एस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इनकी किताब थी। अगला है, भारत में जनसांख्यिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था क्या है? ठीक है, तो भारत में जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था क्या है? तो 1921 से पहले की है, प्रथम अवस्था 1921 से पहले की मानी जाती है। ठीक है ना, तो संक्रमण की अवस्था जो है 4 तरह से होती है। 1901 से लेकर 1921 तक चलता है, फिर 1921 से 1951 तक चलता है, 1951 से 1981 तक चलता है, और चौथा 1981 से 2011 तक। 4 अवस्थाएं हैं इसकी। ठीक है, पहला 1901 से लेके कहाँ तक जाएगा आपका? 21 तक, ये प्रथम वाला है। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका? 1921 से लेके 1951 तक, 1951 तक। ठीक है, फिर तीसरा आपका 1951 से लेके 1981, और लास्ट है आपका 1981 से लेके 2011। ठीक है, 1981 से 2011 हो जाएगा इसका। चौथा हो जाएगा 1981 से 2011 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है आपका? प्रथम अवस्था, तो क्या हो जाएगा? 1921 से पूर्व, ए वाला सही है, इसका आंसर ए सही है। अगला देखिए, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक अभी बताए थे आपको, तो जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक तो वॉरेन थॉमसन है। ठीक है, लेकिन 1945 में इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यवस्थित अध्ययन फ्रैंक नोटेंस्टीन ने किया था। तो हमको प्रतिपादक पूछा, तो हम लोग प्रतिपादक को देखेंगे, तो प्रतिपादक वॉरेन थॉमसन है। ठीक है, लेकिन जैसे पूछ देगा वैज्ञानिक रूप से कौन किया था, तो तब फ्रैंक नोटेंस्टीन मारेंगे 1945 में। अगला देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सीमित संसाधन में आबादी लॉजिस्टिक विकास का प्रदर्शन करती है। ठीक है, तो ये सही है, ये आपका सही है कि सीमित संसाधन में जो है, ठीक है, विकास होता है आबादी का। फिर लॉजिस्टिक वृद्धि में जनसंख्या विस्तार कम हो जाता है क्योंकि संसाधन दुर्लभ हो जाती है, ये भी सही है। तो ये जानते होंगे कि आप लॉजिस्टिक का आकार यस आकार का होता है। ठीक है, और इसके प्रतिपादक जो हैं आपको फ्रेंकोइस क्लस्ट ने आपके लॉजिस्टिक वर्क का प्रतिपादन किया था, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। इसमें आपके दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न 8 का। प्रश्न 9 देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जो कोई भी भारतीय भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है, साक्षर कहलाएगा। दूसरा कह रहा है, 5 वर्ष के बच्चे जो पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं, उन्हें निरक्षर कहते हैं। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते होंगे साक्षर की परिभाषा बताई गई है कि व्यक्ति कोई भी भाषा को पढ़ सकता है और लिख सकता है। ठीक है ना, मतलब उस भाषा को उसको ज्ञान हो, समझ सके भाषा को, उसको पढ़ भी सके, लिख भी सके, तो वो साक्षर कहलाएगा। अगर वो भाषा की समझ उसको नहीं है, ठीक है ना, पढ़ ले रहा है और उसको लिख नहीं पा रहा है, तो भी उसको निरक्षर की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो है साक्षर के लिए आपको बताया गया है कि 10 वर्ष नहीं, या 7 वर्ष से अधिक, ये 10 नहीं होगा, ठीक है ना, 7 वर्ष से अधिक। अगर 7 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति है, ठीक है ना, वो किसी भाषा की समझ रखता है, चाहे भारतीय भाषा की समझ रखे, उसको पढ़ सके, लिख सके, तो साक्षर कहलाएगा। तो पहला तो गलत हो गया, क्योंकि 10 वर्ष दिया है, तो 7 वर्ष होना चाहिए। दूसरा कह रहा है 5 वर्ष के बच्चे जो पढ़, नहीं नहीं 5 नहीं, अब जब 7 वर्ष हुआ तो 6 वर्ष, इसका क्या होगा? 6 वर्ष। 6 वर्ष के बच्चे पढ़ और लिख भी सकते हैं, अच्छा, जब पढ़ लिख सके नहीं तो निरक्षर नहीं हुआ, ठीक है ना, ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि पढ़ और लिख लेगा तो निरक्षर नहीं कहलाएगा, पढ़ ले लेकिन लिख ना पाए तब निरक्षर कहेंगे। यानी इसका न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न चले हम लोग, विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो विश्व में लगभग 17% जनसंख्या, ऑप्शन सी सही है।
विश्व के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर भारत बसा है? 2.4%। सब फैक्ट है, ये आप लोग को याद होगा। ठीक है। अगला देखिए प्रश्न 12, धर्म के आधार पर भारत की जनसंख्या के 2001 के आंकड़े कब जारी किए गए? 2003, 2004, 2008, 2011। तो आप लोग जानते होंगे कि भारत की जनगणना सबसे पहले 2001 में कराई गई थी और ये जारी किया गया 9 सितंबर 2004 को। ठीक है। इसमें जाति क्या नाम है, इसमें धर्म के आधार पे जनगणना की गई थी, जिसमें हिंदू 80.85%, जो आपकी हिंदू की जनसंख्या थी, यच हिंदू, ठीक है, ये 80.5 है। ठीक। फिर मुस्लिम लोग थे, इसके बाद मुस्लिम की जनसंख्या हमारे देश में 13.4% है। ठीक है। मुस्लिम के बाद जो है हमारे देश में आते हैं ईसाई, क्रिश्चियन लोग आते हैं। क्रिश्चियन का 2.33, ये कभी कभी सीरीज दे देगा आपको सीक्वेंस में, ठीक है ना, इसलिए इसका सीरीज याद करना जरूरी है आपका। तो इसके बाद आपके आते हैं सिख लोग आते हैं। सिख का जो है 1.84 है, 1.84 सिख का हो गया। बौद्ध का आते हैं तो बौद्ध लोग 0.8% बौद्ध हैं हमारे देश में। फिर जैनिज्म आते हैं 0.4, जैनिज्म लोग आते हैं 0.4। फिर अदर्स जो बच जाते हैं वो 0.7% हैं। तो पहले हिंदू हैं, फिर हमारे देश में मुस्लिम हैं, फिर ईसाई हैं, तब सिख हैं, फिर बौद्धिज्म है, फिर जैनिज्म है। ठीक है। ये सीक्वेंस भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये जारी हुआ था सितंबर 2004 में। ठीक है, 9 सितंबर 2004 को। आंसर बी इसका सही है। प्रश्न 13 देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सन 1912 से 1951 निरंतर वृद्धि की अवधि। अच्छा, बात फिर फैक्ट 2 क्या कह रहा है? 1951 से 1981 तीव्र अथवा विस्फोटक वृद्धि की अवधि। तीसरा कह रहा है 1981 से 2011 तक घटती दर से वृद्धि की अवधि। तो कौन सा कथन सही? इसमें 4 ऑप्शन दिए आपके ABCD, आप तो देख लीजिएगा। ठीक है। तो ध्यान देखिए, आप लोग को बताया गया है कि 4 अवस्थाएं थी जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति के लिए। पहला 1901 से 1921 तक था। ठीक है। तो ये आपका देखिए पहला ही गलत लग रहा है, 1912 से 1951 लिखा, यही गलत लग रहा है। पहला ही आपका ये क्या है, गलत है, ये 1921 होना चाहिए था। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 1921 से 1901 से लेकर 1921 तक धीमी गति से वृद्धि हुई थी हमारे देश में। फिर 1921 से लेकर 1951 तक निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है। तो ये 1912 नहीं होगा, 1951 बल्कि होगा, 1921 से 1951 होगा। फिर दूसरा 1951 से 1981 सही है, विस्फोटक की वृद्धि वही है। फिर 1981 से 2000 घटती दर से वृद्धि है, यानी दूसरा और तीसरा सही है इसका। इसका आपका दूसरा और तीसरा सही, आंसर बी इसका सही है, पहला गलत था। ठीक है। प्रश्न 14 देखें, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजक का वर्ष कहलाता है? ठीक है, महान विभाजक वर्ष 1921 होता है, क्योंकि उस समय हमारे देश में महामारी चल रही थी और जनसंख्या बहुत तेजी से गिर रही थी। ठीक है, तो इसलिए उसको महान विभाजक वर्ष माना गया 1921 से। तो इसका आंसर सी हो गया, प्रश्न 14 का सी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था ये, हर एग्जाम में आता है आपका, याद कर लीजिएगा, 1921 को याद किए रहिएगा आप लोग। प्रश्न 14, ये आप लोग एलिमिनेट करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हमको सबसे अधिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्यों को क्रम में पहचानना है। तो हम जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या अपने यूपी में है। तो उत्तर प्रदेश आपका देखिए ए में भी है, बी में भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी ये और दोनों सी और डी तो गलत हो गया आपका। ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है आपका, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है, यानी ये भी देखिए ए भी गलत हो गया। तो एलिमिनेट करके आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर बी सही है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, तब आंध्र प्रदेश। आंसर बी सही है, एलिमिनेट से आप लोग कर सकते थे आसानी से। प्रश्न 15 देखिए, जनसंख्या प्रतिस्थापन की कुल प्रजननता दर TFR पूछा है, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR, ये हमारे देश में 2.1 है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 16 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य। तो हम जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पहले पश्चिम बंगाल थी 2001 में, लेकिन 2011 में बिहार हो गया है। ठीक है, तो बिहार है आपका। देखिए पहले बिहार कहाँ का स्टार्ट है, तो बिहार केवल डी वाला है, और कहीं बिहार देखिए नहीं दिया है, यानी इसका आंसर डी सही है। आपका आंसर डी सही है, सबसे अधिक बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल, तब केरल, तब उत्तर प्रदेश। ठीक है ना।
2001 में आपका पश्चिम बंगाल था, लेकिन 2011 में बिहार हो गया है। इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसका आंसर डी सही है। प्रश्न 17 देखिए, भारत में नवजात शिशु मृत्यु दर के संदर्भ अवधि क्या है? तो भारत में अगर नवजात शिशु मृत्यु दर देखेंगे जन्म के बाद 28 दिन तक, जन्म के बाद 28 दिन तक हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो उस बेस पर इसकी गणना की जाती है। तो प्रश्न 17 का आंसर सी सही है। प्रश्न 18 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सर्वप्रथम अनाधिकृत जनगणना 1872 में प्रारंभ हुई थी। सही है, सबसे पहली जनगणना 1872 में हुआ था, ये सही है। लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन द्वारा 10 वर्षीय अंतराल, देखिए 10 वर्षीय अंतराल का लॉर्ड रिपन किए थे। पहले नियमित एवं अखिल भारतीय जनगणना 1881 में प्रारंभ, ये भी सही है। 10 वर्षीय जनगणना 1881 से शुरू हुआ है। 1921 ईस्वी को जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि के कारण इसे महान विवादक, यहाँ भी सही है, महान विवाद 1921 को बताए थे, ये भी सही है। यानी पहला दूसरा तीसरा सही है। चौथा क्या है, वर्ष 1981 की जनगणना में सबसे अधिक जनसंख्या दश की वृद्धि 56.2, ये गलत है। 1981 नहीं है, ये 1971 से 1981 वाला था, और इसमें जनगणना 56.2 नहीं है। उस समय जनगणना थी भाई 24.75, 24.75%, ठीक है, 224.75, ये नहीं है, यहाँ ये भी गलत है। 1971 से 1981 के बीच में 24.75% था ये दसवीं वृद्धि दर उस समय, ठीक है। यानी इसमें क्या सही आपका, 1 2 3 तो सही है, लेकिन चौथा गलत है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, देखिए इसमें 1 2 3 सही है ना, ये बी वाला सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। एलिमिनेट करके भी आप लोग सॉल्व कर सकते थे, अगर चौथा आपको पता गलत है, ठीक है, तो चौथा चौथा हटा दीजिए। तो पहला दूसरा, चाहे पहला दूसरा तीसरा में थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे आप लोग, लेकिन तीसरा आपको बताया भी 1921 को ही हम लोग क्या करते हैं, जनसंख्या महान विभाजन वर्ष भी करते हैं। अगर आपको ये भी क्लियर है कि 3 हमारा सही है, तो 3 देखिए, ए में और बी में ए और सी में 3 नहीं है, बी और डी में है, ठीक है। लेकिन आपको चौथा वाला अगर नहीं याद होगा तो क्वेश्चन आपको सकता गलत हो जाए, ठीक है। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 1971 की जनगणना में 10 की वृद्धि दर 24.75% थी। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे अधिक नागरिकृत राज्य, ये तो आसान है, गोवा, ठीक है। ए का 4 कहाँ कहाँ है, ए का 4 देखिए यहाँ भी है और यहाँ भी है। सबसे कम नागरिकृत, तो सबसे कम नागरिकृत आपका हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। अगर ये नहीं याद है तो आपको ये जरूर याद होगा, सबसे अधिक सबसे न्यूनतम जनसंख्या, ये वाला देखिए, सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि जो है नागालैंड में हुआ था, ठीक है ना। तो सी का 1, अच्छा यहाँ भी देखिए 1 है, यहाँ भी 1 है। और सबसे कम नागरिकित, सबसे कम नागरिकित आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश सबसे कम नागरिकित है, 3 4 3, यानी सी वाला सही है आंसर, 4 3 2 1। सबसे अधिक नागरिकित राज्य, सबसे अधिक नागरिकता गोवा हो गया, सबसे कम नागरिकता हिमाचल प्रदेश हो गया, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य मेघालय हो गया, और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड है। ऋणात्मक में इसका आया था ना, ये भी पूछ सकता है, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी, तो नागालैंड में हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य नागालैंड, याद कर लीजिएगा। प्रश्न 20 देखिए, जनगणना को लिंगानुपात से मिलाना। 1901 में कितने लिंगानुपात थे, 1921 में, और 2001 में, 2011 में। तो हम लोग को ये पता था कि 2001 में 933 था, और 2011 का ये भी पता है कि 940 है, ठीक है। तो देखिए 3 और 4 कहाँ कहाँ है, 3 और 4 यहाँ भी सी डी है, यहाँ भी 3 4 है, यानी ए या बी में से सही होगा, ठीक है ना। लेकिन 1900 पता था, 21 में क्या हुआ था, 1921 में महान विभाजन वर्ष है, तो उस समय जनसंख्या घटी थी, ठीक है। तो यानी 955 ये है, देखिए कम होना चाहिए। तो देखिए क्या हुआ, बी का 1, बी का 1 देखिए यहाँ है। इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अगर नहीं याद होता है तो। इसका ए सही है, 1921 में 955 हो गया, 901 में 900, 1901 में 972 हो गया। तो इसका आंसर 2 1 3 4, यानी ए सही है। ये देखिए, इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने किया था, परंतु नोटेस्टिन ने 1945 में इसे व्यवस्थित क्रम में
देखिए इसको पढ़िए। इसका प्रतिपादन W.M. थॉमसन ने किया था, परंतु फ्रैंक नोटेनस्टीन ने 1945 में इसे व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। यह सिद्धांत विकसित क्षेत्रों के वास्तविक अनुभवों पर आधारित है। आर्थिक विकास के भिन्न भिन्न स्तरों पर जन्म दर एवं मृत्यु दर की प्रवृत्तियां अलग अलग होती हैं। इस कारण जनसंख्या वृद्धि दर भी अलग अलग। ये चित्र देखिए, ये बनाया जन्म दर है आपका चित्र, और ये मृत्यु दर का है। इसमें अवस्था 1, अवस्था 2, 3, 4 ये बांटा गया है। ठीक है, 4 अवस्थाओं में इसको बांटा गया। तो इसमें पूछ रहा है, प्रश्न देखिए क्या है, 21 से 23 तक का प्रश्न देखना हमको। तो 21 पर क्या है, उपरोक्त चित्र में जनसंख्या के कौन सा सिद्धांत दर्शा रहा है। तो ये क्या है, ये आपका ये कौन सा सिद्धांत है, ये जनांकी संक्रमण सिद्धांत है। अभी आपको बताए थे ना कि 4 अवस्थाओं में है ये, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। जनांकी संक्रमण सिद्धांत है, 4 अवस्थाओं में बताए गए थे ना। ऊंची जन्म दर, ऊंची मृत्यु दर, फिर ऊंची जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, फिर निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, इस तरह से उसको बताया गया था। ये जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है। कौन सी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होती है। जन्म दर अधिक हो, मृत्यु दर कम हो, तो क्या हो गया, ये द्वितीय वाला अवस्था हो गया ना आपका। ये द्वितीय अवस्था है, इसमें जनसंख्या विस्फोट होता है। ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति भी इसको कहते हैं। फिर क्या है, कौन सी अवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था माना जाता है। द्वितीय अवस्था को। ठीक है, अच्छा ये देखिए 22 का क्या, कौन सी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होता है। जन्म दर मृत्यु दर से, हाँ तो जन्म दर अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगा। ठीक है, द्वितीय अवस्था है। अगला देखिए प्रश्न 24। लाइमबेस्टिन ने अपने क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में जनसंख्या को कौन सा कारक मानते हैं। लाइमबेस्टिन जो है, ये है आय मंदक। आय मंदक, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 25। निवल पुनर्प्रजनन दर के संबंध में कौन सा सही है। यह किसी महिला से उत्पन्न हुई पुत्रियों की औसत संख्या संबंधित है, या किसी महिला की जीवन अवधि संबंधित है। ए और बी कोई नहीं, तो इसका आंसर ए सही है आपका। यह किसी महिला से उत्पन्न हुई पुत्रियों की औसत संख्या से संबंधित है, निवल पुनर्प्रजनन दर। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले सीरीज में हम आपको लाएंगे SRS बुलेटिन से संबंधित प्रश्न। धन्यवाद।